So what I have done is I have gone through your complete brain mass, Sarang. Yes, I sir. have put up my observations in a handwritten format like this, right? Yes, After sir. we finish this counseling, I will send you the scanned report of this. But before I start, which language is comfortable to all of you? हिंदी में बात करूं, पंजाबी च भी गल कर सकते हैं, नालागढ़ तो तुसी English में if you want, I can speak in English also. So which language is comfortable to everyone? हिंदी में बात करें? Yes, sir. चलिए, ग्रेट। तो हिंदी में बात करते हैं। मैंने सर इसका पूरा ब्रेन मैप एनालाइज करके और अपने रिस्पॉन्सेज, अपने ऑब्जर्वेशन लिख दिए हैं, और मेरी ऑब्जर्वेशन आपके रिस्पॉन्सेज से आए हैं। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ब्रेन मैप एक्सप्लेन करता हूं, कहीं पे भी आपको लगे कि मेरा ऑब्जर्वेशन तरंग के साथ मैच नहीं कर रहा है तो मुझे बताइएगा। अगर मुझे रिस्पॉन्स को डीप प्रोब करने की जरूरत होगी तो मैं वो करूंगा, और अगर हमको ऑब्जर्वेशन चेंज करने की जरूरत होगी तो हम वो करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द प्रोसेस, ये बच्चा इस टाइम पे जिस ब्रेन मैप स्टेट में है उसको मैं कहता हूं टिपिकल साइंस बी ग्रुप सिंड्रोम। उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से तो आप समझ जाएंगे क्या इश्यू है। जब हम करियर की बात करते हैं तो हम 4 पैरामीटर्स के ऊपर बच्चे को एनालाइज करते हैं। बच्चे का ओरिएंटेशन, बच्चे का एप्टीट्यूड, बच्चे का इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी। इस एज पे पर्सनैलिटी मेरा मिनिमम कंसर्न है एज अ साइकोमेट्रिस्ट, क्योंकि पर्सनैलिटी जो है वो आने वाले वक्त में चेंज होती रहेगी। आने वाले वक्त के अंदर अगर ये मेडिकल स्कूल में जाता है तो मेडिकल स्कूल की तरह पर्सनैलिटी बनेगी इसकी, लॉ स्कूल में जाता है वैसी पर्सनैलिटी बनेगी, तो वो पर्सनैलिटी चेंज होती रहेगी। तो ओरिएंटेशन से शुरू करते हैं। टू अंडरस्टैंड ओरिएंटेशन वी डिवाइड चिल्ड्रन इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। पहली कैटेगरी बच्चों की है जिनको हम कहते हैं एकेडमिक ओरिएंटेड, जिन बच्चों को पढ़ने लिखने में, नॉलेज गेन करने में, एजुकेशनल वीडियोस देखने में, रिसर्च करने में, किताबों के साथ काफी टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता है, उनको हम कहते हैं दे आर एकेडमिक ओरिएंटेड चिल्ड्रन। दूसरी कैटेगरी बच्चों की है जिनको पढ़ने लिखने में इतना मजा नहीं आता है जितना लोगों को मिलने जुलने में, बातचीत करने में, डिस्कशन डिबेट करने में, आर्ग्यूमेंट करने में, इंटरेक्शन करने में ज्यादा मजा आता है। इनको हम कहते हैं दे आर पीपल ओरिएंटेड चिल्ड्रन। और तीसरी कैटेगरी बच्चों की है जिनको ना तो पढ़ने लिखने में इतना मजा आता है, ना तो लोगों को मिलने जुलने में मजा आता है, उनको कुछ ना कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करने में ज्यादा मजा आता है, जैसे ड्राइंग, डांस, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, मिमिक्री, कुकरी, फोटोग्राफी एंड सो ऑन। इन बच्चों को हम कहते हैं दे आर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चिल्ड्रन। ये तीनों ओरिएंटेशन हर बच्चे में होती है। सबसे पहले हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की हाईएस्ट ओरिएंटेशन कौन सी है, सेकंड लेवल पे कौन सी है, थर्ड लेवल पे कौन सी है। तरंग के केस में I find him to be highest in academic, next high on practical, and next high on people bent. This means अगर मैं इसको 3 स्टैंड अलोन टास्क दूं, लेटा से एक मैं इसको टास्क दूं भी, आप कोई वीडियो गेम खेल लीजिए, आप कोई चेस खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, बास्केटबॉल, बैडमिंटन खेल लीजिए, जो प्रैक्टिकल टास्क है। दूसरा मैं इसको टास्क दूं कि आप बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लीजिए, जो एक एकेडमिक टास्क है। और तीसरा मैं इसको टास्क दूं कि किसी अननोन व्यक्ति के साथ या रिलेटिवली लेस नोन व्यक्ति के साथ बैठ के किसी टॉपिक के ऊपर कोई डिस्कशन कर लीजिए। तो इन 3 स्टैंड अलोन टास्क में से इसका फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ टास्क सिलेक्शन होगा एकेडमिक, ये वो करेगा। सेकंड नंबर पे प्रैक्टिकल काम करना पसंद करेगा, और थर्ड नंबर के ऊपर इंटरेक्शन का काम करना पसंद करेगा। क्या आप इससे अग्री करते हैं? Yes. We are on the same page. This is his orientation graph, या हम जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं टास्क प्रायोरिटी प्रोसेस या टास्क प्रायोरिटाइजेशन। तो ओरिएंटेशन ग्राफ अगर इसका हमको क्लियर है तो अपने नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे चलते हैं, जहां हम ट्राई अंडरस्टैंड करने की करते हैं कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे एक्सपोजर बच्चों को स्कूल के बाहर मिलता है।
जो भी सब्जेक्ट या सब्जेक्ट एरियाज बच्चा आसानी से, कंफर्टेबली, नेचुरली, फटाफट कंज्यूम कर पाता है, उन सब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ये हाई एप्टीट्यूड सब्जेक्ट एरियाज हैं। जिन सब्जेक्ट्स को करने में बच्चे का मन नहीं करता, बच्चा प्रोक्रेस्टिनेट करता है, ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ती है, उन सब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कि दे आर रिलेटिवली लो एप्टीट्यूड एरियाज। तरंग के केस में I find his aptitude high on, so I find his aptitude high in the areas of, number one is language, linguistic. इसने इंग्लिश के अंदर मुझे काफी अच्छा कमांड कंट्रोल शो किया है, तो इसका लिंग्विस्टिक बेंट हाई है। सेकंड, इसका थ्योरेटिकल बेंट हाई है। मतलब अगर मैं इसको 10-20 पेज दूं लिटरेचर के पढ़ने के लिए, और दूसरा मैं इसको 10-20 क्वेश्चन दे दूं मैथ्स के सॉल्व करने के लिए या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो ये लिटरेचर पढ़ना ज्यादा पसंद करेगा मैथ्स के क्वेश्चंस करने से। तो इसका थ्योरेटिकल बेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है न्यूमेरिकल बेंट से। सो हिज थ्योरेटिकल बेंट इज हाई। क्योंकि साइंस के दोनों सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये लिंग्विस्टिक theoretical rote oriented subjects होते हैं, he has shown me comfort in both of them. So he shows me high comfort in life sciences, scientific bent is high, that is chemistry. He has also shown me comfort in the area of economics because that is also theoretical subject. इसका basic numerics अच्छा है, मतलब addition, subtraction, multiplication, division, basic जो commercial maths या elementary maths में numerics जिसको हम कहते हैं, इसका अच्छा है। न्यूमेरिक्स के ऊपर जैसे ही हम फॉर्मूला एप्लीकेशन की बात करते हैं उसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं। ही इज गुड विद न्यूमेरिक्स, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स, सो न्यूमेरिक्स इज डिसेंटली गुड। हिज माइंड इज वेरी लॉजिकल। अब अगेन इसमें दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा है जिसको मैं बोलूं 10-20-25 पेज ले लो, कंप्लीटली एज इट इज रट्टा मार लो और एग्जाम में एज इट इज लिख देना, वो उनको हम कहते हैं रोट ओरिएंटेड। और एक बच्चा है जिसको हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसको समझ लो, सीख लो, फिर आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना, उनको हम कहते हैं दे आर लॉजिकल। ही इज मोर लॉजिकल, लेस रोट ओरिएंटेड। इसको लॉजिक से चीजें ज्यादा कंफर्टेबली, ज्यादा आसानी से, इजीली, जल्दी समझ आती हैं। हिज लॉजिकल बेंट इज हाई। ही हैज शोन मी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, ही इज अ स्पोर्टी बॉय, shown me participating in football, badminton, and so on. He's also recently shown me comfort with culinary art, that is cooking, baking, chopping, microwaving, उसमें थोड़ा inclination दिखा रहा है ये। And overall he is an explorative child, मतलब कोई भी नई चीज है उसके साथ भिड़ना, उसको एक्सपीरियंस करना, एक्सप्लोर करना, जानने की कोशिश करना, वो इसको अच्छा लगता है। तो ये एक्सप्लोरेटिव तो है लेकिन रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज में फंस जाए तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर घुस जाएगा, ये इन डेप्थ सारी नॉलेज खोद के निकालेगा, कंज्यूम करेगा, फिर रिप्रोड्यूस करेगा, इतना ज्यादा रिसर्च नहीं करेगा। रादर अगर उतनी लेवल की बात आ गई तो रट्टा मार के आगे चल देगा। ये इसके हाई एप्टीट्यूड एरियाज है। Next I have written, I find his aptitude relatively low. अब relatively low areas क्या है? Number one is mathematical, मैंने already आपको explain किया है। Mechanical, जिसका connection physics के साथ है, that he is not very comfortable with. His legal bent is low. I don't see him interacting or feeling comfort with the subject of civics for that matter. तो इसका legal bent की तरफ, political bent की तरफ, सोशल साइंसेज ओवरऑल की तरफ ओरिएंटेशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल्सो आई फाइंड हिम लो ऑन आर्टिस्टिक बेंट। आई डोंट सी हिम ड्रॉइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, डूडलिंग, इसमें से मुझे कुछ भी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हिज आर्टिस्टिक बेंट इज लो। परफॉर्मिंग बेंट इज लो। परफॉर्मिंग में आता है सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग। इन तीनों में से मेरे को ये कुछ भी स्पेसिफिकली करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। परफॉर्मिंग बेंट लो है। इसके लैंग्वेज स्ट्रांग है लेकिन लैंग्वेज के मल्टीपल कंपोनेंट्स में इसने मुझे लो एप्टीट्यूड शो किया है।
ना तो ये एक्स्ट्रा रीडिंग करता है, ना तो ये एक्स्ट्रा राइटिंग करता है, ना तो ये एक्स्ट्रा स्पीकिंग करता है। कोई एंकरिंग, कोई डिबेट, कोई मॉडल यूनाइटेड नेशंस, कोई क्विजिंग, कोई डेक्लेमेशन, ये तीनों एरियाज आई फाइंड हिम टू बी लो ऑन। आई फाइंड हिम टू बी लो ऑन डिजिटल बेंट। डिजिटल के अंदर आता है सर फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, फोटो एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग। आई ऑल्सो फाइंड हिम लो ऑन कंप्यूटर बेंट, जिसके अंदर कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई फाइंड हिम ऑल्सो टू बी लो ऑन रिसर्च बेंट, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। अब ये इसके हाई और इसके लो एप्टीट्यूड एरियाज हैं। इसमें से कोई भी ऐसा एरिया जो आपको लग रहा हो कि मैंने हाई में लिखा है ये लो है, या मैंने लो में लिखा है ये हाई है, तो मुझे बताइए। या आप इस लेवल तक ऑब्जर्वेशन में सेम लाइन पे फील करते हैं? जो आपने कंप्यूटर्स के बारे में बताया, इसका जैसे आपने कहा कि लो थिंग फॉर द कंप्यूटर्स फॉर कोडिंग, डिकोडिंग और अदर इश्यूज, राइट सर। as regards the gadgets are concerned, he is very much gets acquainted with the gadgets very fast. That is because he is explorative. That is because he is explorative. But if I ask him to code a program and make a software, he is doing it with compulsion because he has taken computer as a subject. But if I look at his natural taste towards it, it does not taste him very well. Am I correct, Tarang? Yes, sir. तो गैजेट्स के साथ सर जो बच्चा एक्सप्लोरेटिव है, प्लस ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, आज की जो एज के बच्चे हैं, दे ऑल आर गुड विद गैजेट्स बिकॉज दे आर बोर्न इन द गैजेट टाइम। हमारे टाइम पे वी वर ऑल स्ट्रॉन्ग इन गिल्ली डंडा प्लेइंग और कंचा प्लेइंग बिकॉज वी वर बोर्न इन दैट एरा। दे आर बोर्न इन गैजेट एरा। सो आजकल पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, सर मेरे 2 साल के बच्चे को ना यूट्यूब ऑपरेट करना आता है। ओ बाबा, वो पैदा यूट्यूब के एरा में हुआ है, ऑपरेट करना आएगा ही ना, तो उसमें इतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील मत करो कि बच्चा बहुत ग्रेट काम कर रहा है। सब 2 साल के बच्चे आजकल यूट्यूब ऑपरेट करते हैं। सो उस हिसाब से एक्वेंटेंस विद गैजेट इज बिकॉज हिज इंटेलिजेंस इज हाई, वो मैंने आगे लिखा है, मैं उस पर आता हूं। प्लस हिज एक्सप्लोरेटिव बेंट इज हाई। ये ऑन द फेस ऑफ इट चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, अंदर घुसता है, लेकिन एक छोटी डेप्थ तक घुसता है, बहुत डेप्थ तक नहीं जाता। दैट इज व्हाट सर, इसको रीडिंग की हैबिट है, जैसे नाइट को मतलब सोने से पहले कोई भी बुक्स पढ़ के सोता है, रीडिंग हैबिट है इसको? मैम ये मेरे को इसके रिस्पॉन्स में कहीं नहीं आया है। ये पॉइंटर वीक पॉइंटर है इसके एप्टीट्यूड में, और अगर ये रीडिंग कर रहा है तो ये इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके थ्रू आउट जो रिस्पॉन्सेज आए हैं उसमें पेरेंटल फीडबैक में भी कहीं रीडिंग के बारे में कुछ नहीं आया, और इसने भी खुद कुछ भी नहीं बताया फ्री टाइम एक्टिविटी में कि ये रीडिंग के रिलेटेड कुछ कर रहा है। आई विल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट इट अगर ये रीड कर रहा है, बिकॉज जिस बच्चे का लिंग्विस्टिक स्ट्रांग है वो एक्स्ट्रा रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वॉचिंग, इनके एरियाज में कंफर्ट फील कर सकता है। सर रीडिंग का भी है और राइटिंग का भी है, इसको लिखने का भी शौक है थोड़ा बहुत। क्या लिखते हो बाबा? सर कुछ भी टॉपिक पे इसके टीचर्स बोलते थे लिखने को, तो ये इजीली अच्छे से लिख लेता था, इंग्लिश में जो भी है। So I will put his read and write orientation to be high. Speaking नहीं करता है, he is not into public speaking, anchoring, assembly. मतलब कोई को इंसिस्ट करे तो करता है, वैसे नहीं, अपनी मर्जी से नहीं करता है। Okay, fine. Anything else, Tarang? No, sir. We are on the same line. Yes, sir. सर आगे मैंने लिखा है लुकिंग एट द करंट ब्रेन मैप। इस ब्रेन मैप के हिसाब से आई फाइंड हिज IQ टू बी हाई बट अ टिपिकल केस ऑफ साइंस बी ग्रुप। अब मैं टिपिकल केस किसको बोलता हूं साइंस बी ग्रुप का? सर 90% स्टूडेंट्स जो साइंस बी ग्रुप लेते हैं वो मेरे पास आते हैं कि सर हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो कंफर्टेबल हैं, फिजिक्स बहुत परेशान करती है।
और 90% स्टूडेंट्स जो साइंस ए ग्रुप लेते हैं वो कहते हैं सर हम मैथ्स और फिजिक्स में तो कंफर्टेबल हैं, केमिस्ट्री बहुत दर्द देती है। इसको मैं कहता हूं टिपिकल स्टूडेंट ऑफ साइंस बी ग्रुप। इसको 10th लेवल पे, रादर 9th लेवल पे ये सेंसिटाइजेशन देना जरूरी था कि आपका लिंग्विस्टिक, थ्योरेटिकल, रोट ओरिएंटेड, लॉजिकल थॉट एप्टीट्यूड हाई है, लेकिन आपका मैथमेटिकल, मैकेनिकल, एनालिटिकल एप्टीट्यूड लो है, तो आपको केमिस्ट्री, आपको फिजिक्स और मैथ्स में तकलीफ आ रही है। 11th 12th में वो कंटिन्यू करेगी अगर आप फिजिक्स को कॉन्शियसली एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देंगे तो। हमारे सिस्टम में क्या होता है, बच्चा 90-95% का है, बायोलॉजी की तरफ ओरिएंटेशन दिखा रहा है, तो हम बोलते हैं बेटा चिंता मत कर, डॉक्टरी की लाइन पे चढ़ जा, नीट देंगे अपने। और यही इशू ए ग्रुप के बच्चों के साथ होता है जिनका केमिस्ट्री वीक होता है। बट नथिंग टू वरी, I find his interest application lacking in mathematics, mechanics, computers and social sciences. इसके अंदर ये मेरे को कुछ भी अपने इंटरेस्ट के साथ अप्लाई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। I find his interest application in the area of life sciences, chemistry and specifically zoology. इस एरिया में ये मुझे एप्लीकेशन ओरिएंटेड दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसके लिए क्या सजेस्ट किया है, आई फाइंड हिम टू बी एकेडमिकली सिंसियर। ये तरंग आपको मुझे कंफर्म करना है, क्योंकि मैंने आपकी एकेडमिक सिंसेरिटी कहां से पिकअप की है, आपने मुझे एक रिस्पॉन्स दिया है कि यू आर सेल्फ स्टडिंग फॉर 4 hours every day. This tells me that you are academically sincere, but your 75% marks in grade 11 tell me that these grades are of a child or a candidate who is insincere. So you have to cross verify and tell me कि sir I am a sincere student. Can I intervene, sir? Sir please. Actually sir, there was an issue with my child. The thing was that इनके स्कूल में ना जो फिजिक्स का जो आपने भी इतना बताया हम लोगों को, it is not that उसको फिजिक्स से डर है या फिजिक्स उसको समझ में नहीं आ रही थी। Problem in the school was, sir, that the teacher who was teaching physics has not at all taken any initiative to explain the concepts of physics, sir. And the school, I mean, it is not the problem only with him, sir. जिस स्कूल में ये है उसमें मैं I don't know, but I feel कि वहां पे कम से कम 60-70% बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, सर। I can appreciate, sir. बट इसका फिजिक्स में यहां से पिकअप नहीं कर रहा हूं। इसको 10th में भी सेम टीचर पढ़ा रहा था। नहीं, वहां तो साइंस मैं वहां से पिकअप कर रहा हूं। प्लस इसका इंटरेस्ट एप्लीकेशन मैकेनिक्स में है ही नहीं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, लाइव टेस्टिंग करता हूं। बच्चे आपके घर पे गाड़ी कौन सी है तरंग? वैगनार। वैगनार की इंजन कैपेसिटी क्या है बेटा? सर इंजन कैपेसिटी 600 cc। What is 600 cc? When you say engine capacity to be 600 cc, what does it mean? क्या होता है वो? Sir, cubic capacity. Cubic capacity means? Sir, till this the car will get the power to the wheels. क्या पावर का यूनिट क्या होता है? The kilowatt per hour. तो सीसी का किलोवाट पर आवर से क्या कनेक्शन है? आप समझ रहे हो सर? दिस इज मैकेनिक्स। दिस इज, उसको मालूम है, उसको मैं अभी थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करूंगा, फट से पकड़ लेगा उसको। हाँ यू आर राइट सर। बट उसका नेचुरल बेंट ऑफ माइंड उस कनेक्ट को बिठाता नहीं है। सो हिज मैकेनिक्स एप्लीकेशन इज वीक राइट फ्रॉम 10th grade, 11th 12th में नहीं। हाँ, एक अच्छा टीचर आपके सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया बना सकता है और एक डिप्रेसिंग टीचर आपके एक अच्छे सब्जेक्ट को खड्डे में डाल सकता है। बट इसके केस में वो सब्जेक्ट का इसका नेचुरल इंक्लिनेशन 10th लेवल से ही नहीं बना। 11th 12th में जो टीचर का इशू है, उसने इसको जो थोड़ा बहुत खुद से मेहनत करके आगे लेके जाना था उसको भी खड्डे में डाल दिया। हाँ, यू राइट सर। ये हुआ।
And we are scared, sir, that ki physics चूंकि is an important one of the major subjects of 12th. He is good at अभी जो papers हुए थे सर, जो 2 terms हो रहे हैं इस बार, he is confident in chemistry, he is confident in computers, confident in bio, but when physics was there, physics is a trouble. Paper he has given, sir. Is a trouble. That is a trouble, undoubtedly. That is a trouble. That is a trouble. So anyways, I find him academically sincere. Therefore, I suggest him to, ध्यान से सुनना भी आपके लिए है तरफ. I suggest him to consume physics, chemistry, biology of NCERT very consciously, giving more time to physics in next 4 to 5 months. क्योंकि नीट की प्रिपरेशन तो आपने छोड़ दी है, ऐसा आपने रिस्पॉन्स पे मुझे बताया है, राइट? और उसके बाद यू मस्ट अपीयर फॉर स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम फॉर बैचलर्स इन वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री, and this entrance exam will be based on your 11th 12th physics, chemistry, biology, and you should choose the state where you are comfortable in going and studying. In that case, sir, IVRI will be the best option. Sir, now I'll tell you, the IVRI has got a national level entrance exam which is different. They have typically, जो पुराने टाइम पे सर, अगर आपको ध्यान हो तो पुराने टाइम पे जो हमारा पीएमटी का सिस्टम होता था ना, प्री मेडिकल टेस्ट ऑल इंडिया का, उसका क्या होता था, कुछ सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस में पूरे कंट्री में रिजर्व होती थी 20%, 80% सीट वो कॉलेजेस या तो स्टेट लेवल के टेस्ट से लेती थी या खुद के टेस्ट से लेती थी. अब ये सारा स्ट्रक्चर मेडिकल काउंसिल के अंडर जो आ गए हैं, एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष के कोर्सेज, उसमें तो उन्होंने हटा दिया बिकॉज सिंगल टेस्ट हो गया नीट. लेकिन वेटरनरी साइंसेज में अभी भी प्राइवेट कॉलेजेस अपने अपने खुद के एग्जाम्स भी लेते हैं और स्टेट लेवल के ऊपर वेटरनरी साइंसेज के अलग एग्जाम्स होते हैं. सो व्हाट आई विल डू इज, आफ्टर वी फिनिश अवर टॉक, आई विल सेंड यू द लिस्ट ऑफ सम वेटरनरी साइंसेज के एंट्रेंस एग्जाम्स स्टेट वाइज. अब उसमें जिस स्टेट में आप रहना कंफर्टेबल फील करेंगे या इसको पढ़ाना कंफर्टेबल फील करेंगे, उस स्टेट के वेटरनरी कॉलेजेस के अंदर एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसेस क्या है वो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा. काफी सारे मैं भी आपको भेज दूंगा. अगर उसके अलावा किसी स्टेट में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो उसमें आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, या मेरे से बात कर लीजिएगा. आई विल ऑल्सो ट्राई एंड हेल्प यू आउट इन दैट. सो नीट को छोड़ दो, उसको जाने दो, क्योंकि वो दूसरा रीजन नीट छोड़ने का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स अगर मेरी 90% लेवल पे नहीं जाएगी अगले 3-4 महीने में, तो कहीं ना कहीं नीट के अंदर तकलीफ आएगी. तो फिर हम जिस एरिया में डिस्कंफर्ट आने वाला है, अब नीट में आपके लेटर से बायोलॉजी में 200 नंबर आ गए, आपके केमिस्ट्री के अंदर 150 नंबर आ गए, लेकिन फिजिक्स में 50 नंबर आए, 400 नंबर पे कुछ भी नहीं मिलेगा नीट में. तो नीट में क्या होगा, 200, 150, 150, 500 क्रॉस करोगे तो कॉलेज मिलेगा. लेकिन I'm sorry, बीच में बोल रहा हूँ, बीडीएस के लिए क्या कट ऑफ जाता है इसमें सर? सर वेटरनरी में जाने दो ना सर, बहुत स्कोप है. मैं उसके बारे में आपसे पूछने वाला था सर, बिकॉज़ आई हैव समथिंग इन द बैक ऑफ माय माइंड. पहले आप कंप्लीट करके तो पूछना सर. बीडीएस में क्या है, बीडीएस ही डेफिनेटली हैज अ स्कोप, बट अगेन नीट देना पड़ेगा. तो मैं अपना फोकस नीट की तरफ लगाऊंगा कि स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर लगाऊंगा. हालांकि करिकुलम बहुत कॉमन है. If he is able to consume that curriculum on a commonality, then I have absolutely no issues. He should give both the exams. नीट को एक शॉट तो दे ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसमें अपना 400 नंबर भी हिट कर गया तो अपने को कहीं ना कहीं बीडीएस के लिए अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है. बट मुझे ऐसा लग रहा है, लुकिंग एट द फॉरवर्ड ट्रेंड ऑल्सो एंड लुकिंग एट हिज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनिमल्स, इंसेक्ट्स, you know, also that he will do very well with veterinary sciences.
चलो मैं आपको पूछ लेता हूँ सर, जो आपने बोला मेरे को, सर वी चूज अ कैरियर टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, एब्सोल्युटली। व्हाट इज योर से ऑन, मतलब आपका क्या इसमें राय है सर, इफ यू गोस फॉर वेटनरी, व्हाट आर द जॉब ऑप्शंस इन फ्यूचर, और लाइक क्योंकि देखो इन वेटनरी सर गवर्नमेंट की जॉब्स तो है ही हैं, बट प्राइवेट में प्रैक्टिस चलने पे ही आपका से है सर। बिल्कुल ठीक। कैरियर बनाना है तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट साइड आल्सो सर। सर प्राइवेट में आप सिंपल एक चीज समझो, आज सिंपल पेट्स की बात करो, पेट्स इज बिकमिंग अ क्रेज इन मेट्रोपॉलिटन्स एंड इट इज परकोलेटिंग डाउन टू द स्मॉलेस्ट ऑफ द सिटीज। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं सर जो पेट्स का ट्रीटमेंट कराने के लिए पेट को स्पेशल टैक्सी पकड़ के 200 300 किलोमीटर दूर जाते हैं वेट को दिखाने के लिए। he will not need to look back. He will not need to look back, provided he, and also since he has shown his inclination towards veterinary sciences, he will not need to look back, take my words. Scope is huge, scope is tremendous. मेट्रोपॉलिटन में चला गया वैसे भी स्कोप इज ट्रिमेंडस, छोटे सिटी में भी कहीं चला गया स्टिल दी स्कोप इज ट्रिमेंडस। बाकी गवर्नमेंट जिस तरीके से इस टाइम पे एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, सीरीकल्चर में, फॉरेस्ट्री के अंदर, कम्युनिटी साइंस, होम साइंस के अंदर, एजुकेशन एज वेल एज एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पैसा खर्चा कर रही है, ही विल नॉट नीड टू लुक बैक। एंड एज रिगार्ड्स सर, जो अभी आपने कहा है कि आप कौन से स्टेट में पढ़ना चाहते हैं वहां का पेपर देने के लिए, मेरा दूसरा चीज है सर, मेरा ये कहना है कि व्हिच आर द बेस्ट कॉलेजेस इफ यू कैन नो सर। IVRI इज सर नंबर आई 1। विल सेंड यू वेटरनरी साइंसेस के टॉप कॉलेजेस की लिस्ट। आई विल सेंड यू उनके एंट्रेंस प्रोसेसेस का बेसिक गाइडलाइन, एंड आई विल ऑल्सो सेंड यू कि उन एंट्री प्रोसेसेस में जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके टेंटेटिवली फॉर्म्स कब बाहर आते हैं, लास्ट डेट कब होती है, कौन सी वेबसाइट पे फॉर्म भर सकते हैं, उनका एडमिशन का जो टेस्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, एवरीथिंग आई विल सेंड इट टू यू। एनी अदर चॉइस यू कैन टेक सर अपार्ट फ्रॉम वेटनरी? सर वेटरनरी के बाद तो फिर पैरामेडिकल, बट आई थिंक ही इज मोर पैशनेट टुवर्ड्स veterinary in comparison to paramedical. Paramedical तो pharmacy, physiotherapy, optometry, occupational therapy, prosthetics and orthotics, audiology, speech language pathology, then BScs in MLT and X-ray and nursing, and all those things are possible. But I don't think he should go there. I find him to be more intelligent boy. What about the food industry side, sir? मतलब something like food technology, Yes. Yeah. dairy technology, food technology, yes he can do, but the moment word technology would come, Max will come. Whether he likes my face or not, that is a separate issue. The moment you talk about biotechnology, agricultural engineering, food technology, dairy technology, mathematics will come. उसको 11th 12th का mathematics consume करना ही पड़ेगा। वैसे उसकी हालत वैसी खराब हो रही है के नाम पे। Sir, what about this hospitality management? Sir, too easy for him. Too easy a thing for him. अगर मेरे को कोई बच्चा 10 के स्केल पे 9 लेवल का IQ रखता है तो मैं हमेशा उसको ऐसा कोर्स देना चाहूंगा जो 9.2 डिफिकल्ट हो, so that he has that constant challenge. But if you ask me that, sir, this child is at a level of 9 on IQ, can we give him a course which is level 7 or 6? Definitely he can do. Hospitality management is not a problem. Now, जैसे you must have heard about CFTRI, Central Food Research Technological Institute. Right. How can he get into that? What, like उसमें तो sir, like मैं जब I am a BSc agriculture student with a MBA, उसमें क्या he has to have a specific degree or anyone can apply for CFTRI, sir? सर मुझे भी चेक करना पड़ेगा, मेरे पास ग्राउंड लेवल की रिसर्च नहीं है. Okay. I'll also have to check. But agriculture के related all these areas which are upcoming areas, जैसे सर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है,
राइट? Yes. जैसे सीरीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर है, एक्वाकल्चर है, मेरीकल्चर है, these are all upcoming new age trends. Yes. But then these all trends are more oriented towards botany. He has shown me more inclination towards zoology. कर लेगा ये, करने में मेरे को वो नहीं है. आई एम नॉट वरीड दैट ही विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट, पास इट और डू इट. ही विल बी एबल टू डू इट. What else, sir? Life sciences में क्या कर सकता है सर ये? सर मैं आपको पूरी बुक भेज देता हूँ. इंडिया में जितनी ऑप्शंस इसके लिए अवेलेबल है, पास भी कुछ अपन सर नहीं करना चाहिए. सर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर ये बच्चा, सर लेट अस से, मैं एक जनरल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 के स्केल पे अगर ये बच्चा 7 लेवल के आईक्यू पे बैठा होता तो मैं आपको 7 लेवल की चीजें बताता. ये बच्चा 9 लेवल के आईक्यू पे है, एंड उस लेवल के ऊपर आई हैव गिवन हिम द टफेस्ट थिंग इन allied medicine, not paramedicine, allied medicine, and which is where he will commercially be able to implement himself, earn good. B group का बच्चा मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, आयुष, एक सेट ऑफ एरियाज. दूसरे सेट ऑफ एरियाज में आपका वेटरनरी साइंसेस, फिशरी साइंसेस. ये मेडिकल के ग्रुप के बियॉन्ड नेक्स्ट कम्स पैरामेडिकल, नेक्स्ट कम्स रिहैबिलिटेशन साइंसेस, नेक्स्ट कम प्योर साइंसेस, नेक्स्ट कम एग्रीकल्चरल साइंसेस, within which you would have all other areas of technology also, that could be food technology, biotechnology, dairy technology, agricultural engineering, and so on. This is the complete bouquet in that domain where he can go. Allied to this, there are 16 other verticals which are open to him, starting from finance to social sciences, law, business management, hotel management, liberal arts, mass communication, economics honors, computer applications, performing arts, sports, vocational studies, fine arts, and design. ये सारे verticals में it is open to him, but I have to match the child's IQ also to a challenging position. Plus, I have to see whether he has shown me any interest, inclination in that area. आज मैं इसको बोल दूं डिजाइन कर लो, हमारा हाथ ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, डूडलिंग में कहाँ है? स्पोर्ट्स कर लो. Now there is a BPES program, which is a 4-year program after 12th, Bachelor in Physical Education and Sports. B group के बच्चों के लिए that is a very beautiful program because it can be clubbed with psychophysiotherapy. But inclination sports कहाँ है? So I have looked at those parameters and based on that I have said, और मैं normally बच्चे को बोलता हूं यूनिफोकस होके चलो, एक टाइम पे एक चीज का पीछा करो. बैकअप में हम एक आधी चीज और रख सकते हैं, लेकिन थिंकिंग ऑफ 2 things which are too far away may not make sense. रादर उससे अच्छा मैं बच्चे को बोलता हूं कि हम एक शॉट इसको देते हैं, और मैं बोल सकता था ऐसा, और मैं कई बच्चों को अभी ऑफ लेट बी ग्रुप के, क्योंकि इस टाइम पे मैंने बताया ना टिपिकल केसेस सब निकलते हैं, दे कम कि सर यहाँ पे हैप्पी बर्थडे हो रहा है, समझ आ रहा है कि नीट के अंदर हिट नहीं कर पाएंगे जो एक शॉर्ट हिट होना चाहिए, तो क्या करें ऑल्टरनेट के अंदर. बहुत सारे बच्चों को मैं ये बोल देता हूं कि नथिंग डूइंग, नीट को ही हिट करना है 4 महीने और कुछ नहीं करना, गिविंग देम अ कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई फिजिक्स इज ट्रबलिंग, एंड देन आई टेल देम नीट जिस दिन खत्म हो जाए उस दिन वापस आना, उस दिन अपने प्लान करेंगे साल ड्रॉप करना है कि ऑल्टरनेट एरिया के अंदर जाना है 12th मार्क्स के बेसिस के ऊपर, के ऑल्टरनेट साइंटिफिक स्ट्रीम ही छोड़ देनी है, वो हम उस दिन बात करेंगे. इसके केस में वेरी कॉन्शियसली आई फील ही विल डू वेरी वेल इन वेटरनरी साइंसेस.
बताओ तरंग। सर लेकिन मेरी 11th की मतलब केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है सर, लेकिन तो कर ले, अभी 4-5 महीने हैं अपने पास, घबरा क्यों रहा है? अभी अच्छी नहीं सीख है, अच्छी नहीं है, वो तो मुझे समझ आ रहा है, मुझे तो तेरे ब्रेन मैप से समझ आ रहा है कि इस टाइम पे अगर मैं प्रेजेंट स्टेट बोलूं, डोंट माइंड एंड डोंट टेक माय वर्ड्स टू बी समथिंग वेयर आई वांट यू टू गेट इनटू डिप्रेस्ड फेज। आई डोंट नॉट वांट टू डिप्रेस यू। आज की डेट में इफ यू आस्क मी, योर बायोलॉजी इज एट 90 लेवल, योर इंग्लिश इज एट 85 लेवल, your chemistry is at 80 level, your computers is at 75 level, and your physics is at 70 level. अगर मैं मोटा मोटा लगाऊं, दिस मीन्स तू जितना मर्जी दम लगा ले, 12th के अंदर 75 से 80% के बीच में नंबर आएंगे। आज की स्टेट बता रहा हूं। आज अगर तेरे को मैं 12th के फाइनल मार्क्स दे दूं, दैट मीन्स तेरे 11th में 75% नंबर थे, टेक्निकली तेरा आज लेवल उतना ही है। एक्सपेक्टेशन में तूने मेरे को 90 लिख के दिया है, लेकिन मुझे तो फ्री टाइम एक्टिविटी के अंदर तेरा एंगेजमेंट किस चीज के साथ हो रहा है, वहां से समझ आ रहा है कि तू क्या कर रहा है। Are you getting what I'm saying? So next 4-5 months put a conscious effort. तभी मैंने वर्ड कॉन्शियस लिखा है। कॉन्शियस एफर्ट मींस मुझे पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मेरा फिजिक्स क्यों वीक है यार। मैं तेरे को अपनी एग्जांपल देता हूं। I could never consume chemistry. You know what is my background? I did my BTech from IIT Delhi. Then I did my MTech in structures. Then I did my MBA in marketing, minor in HR. मेरे पास साइकोलॉजी की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। ऑल दीज इयर्स मुझे केमिस्ट्री का कख पल्ले नहीं पड़ता था, और मुझे तब तक समझ नहीं आया कि केमिस्ट्री समझ क्यों नहीं आती है, जब तक मैंने साइकोलॉजी पढ़ना चालू नहीं किया। जब साइकोलॉजी पढ़ा तब मेरे को समझ आया केमिस्ट्री क्यों समझ नहीं आ रही थी। समझे ना मेरी बात? वो स्टेटस है तेरा। तो घबरा मत, 4 महीने। मैंने इसीलिए तेरे को नहीं कहा कि तू कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर। मैंने इसमें क्लियरली लिखा है एनसीईआरटी की बुक्स 11th 12th की बोर्ड को माइंड में लेके रगड़ डाल। तेरे लिए 11th की केमिस्ट्री को 100% कंज्यूम करना 20 दिन से ज्यादा का काम नहीं है, अगर शिद्दत से बैठे तो कॉन्शियसली। एक चीज है कि नॉर्मली क्या होता है, जब एक बार ग्रिप और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना किसी सब्जेक्ट में, तो अपने कहते हैं ठीक है यार 60-70 नंबर तो आ ही जाएंगे ना। 30 से 60 नंबर लाना बहुत मुश्किल नहीं है, 60 से 90 लाना मुश्किल है, 90 से 95 लेके जाना बहुत मुश्किल है, और 95 से 100 लेके जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। तो इस टाइम पे तू 60 पे बैठा है, उसको 80 पे लेके जाना, 90 पे लेके जाना मुश्किल है, लेकिन डूएबल है। कॉन्शियस एफर्ट तेरे को मारना पड़ेगा कि हाँ ये एरिया मेरा वीक है, इस एरिया के ऊपर मेरे को काम करना है। फिजिक्स के ऊपर भी, केमिस्ट्री के ऊपर भी, दोनों के ऊपर मारना पड़ेगा। और वेटरनरी साइंसेस की काफी सारी डिटेल्स मैं आपको भेज देता हूं, एंड देन सी if you have any doubts, feel free. I will share my number also with you. You can directly connect me on WhatsApp. When I saw his, sorry to interrupt you, sir, when I saw his passion for veterinary, जब इसका पैशन देखा मैंने, तो हम लोग ऐसे बैठे घर में बात कर रहे थे। मेरा जो इनका प्लान था, what I have suggested him is go for veterinary, and veterinary colleges, agriculture colleges में NCC जरूर होती है सर। होती है बहुत सारों में। Get the C certificate and side by side you prepare for the army. बिल्कुल ठीक है, CDS करो। आर्मी से if you can crack the what you call वो क्या नाम है, CDS, you will be a second lieutenant in the rank of a doctor sir. Oh absolutely. और फिर 45 की एज में वहां से रिटायरमेंट भी ले सकते हो सर। बिल्कुल ले सकते हो, और फिर अपना प्रैक्टिस करो सर, तो वहां से पेंशन भी आएगी सर, ये भी चल सकता है। दिस इज व्हाट my mind works. No, that is very doable and a very calculated takeable risk. उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड वाई ओनली CDS? अपने को FCAT भी दिलाओ,
हाँ आईनेट भी दिलाओ, सीई भी दिलाओ, जहां लग जाए घुस जाएंगे, अपने को क्या प्रॉब्लम है। सो लाइक एक चीज और पूछनी थी, जो पेपर्स वगैरह निकलते हैं, मेरी ऐश्वर्या मैडम से बात हुई थी, यू गाइड एज रिगार्ड्स फिलिंग ऑफ द एंट्रेंस पेपर्स एंड ऑल दैट आल्सो, फॉर्म्स वगैरह जब निकलते हैं सर बताते मैं रहते क्या हैं। करता हूं, जो मैं लिटरेचर प्रिंट करता हूं हर साल, रिसर्च करता हूं, लिटरेचर रिलीज करता हूं, उसमें क्या है कि क्योंकि ये सारे एंट्रेंस एग्जाम में आई केटर टू ऑल 21 वर्टिकल्स ऑफ एजुकेशन, तो उसके एंट्रेंस एग्जाम पूरा साल ही चलते रहते हैं अगर मैं देखूं। सो नॉर्मली अभी क्या है, नेक्स्ट 15-20 डेज आई एम पब्लिशिंग माय वेटरनरी की बुक, यू नो, उसके अंदर इस साल का सारा टेंटेटिव प्लान, टॉप कॉलेजेस, उनके एंट्रेंस एग्जाम, उनकी टेंटेटिव डेट्स, टेस्ट का स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें मैं उसमें पब्लिश करता हूं। दैट इज समथिंग विच आई विल सेंड इट टू यू, but keeping a tab on the website, because I'll give you the website also, keeping Yes. a tab on the website is something which you'll have to do depending upon कि कौन कौन से स्टेट के एग्जाम्स भरने हैं अपने को। जी जी जी, दैट वी कैन डू। बिकॉज हमारा सर जो हम लोग तो वी गो टू द वेटरनरी डॉक्टर्स बिकॉज वी हैव अ पेट एट होम। ओके, जो वेटरनरी डॉक्टर्स के पास हम गए, वी हैड अ स्मॉल वेरी कैजुअल सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन कि कैसे होता है, व्हिच कॉलेजेस आर गुड। सो दे से सर दैट कि ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर मोर ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ट्रू। और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो साउथ के कॉलेजेस में ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ। मैं आपको पूरे कंट्री की टॉप लिस्ट भेज देता हूँ विद रैंकिंग, जी जी जी, चिंता मत करो। राइट सर। और बोलो तरंग। तरंग, एनीथिंग एल्स? नहीं। हेम? मैम आपका कुछ क्वेश्चन और हो? सो सर मैं ये रिपोर्ट कंप्लीट करके आपको भेज देता हूँ। वेटरनरी का एक लास्ट ईयर वाला बुकलेट मैं अभी भेज दूंगा आपको ऑन दी व्हाट्सएप सर? हाँ व्हाट्सएप कर दूंगा जी जी, इस साल का जो अपडेटेड बुकलेट है वो 15 दिन में आ जाएगा। दैट आई विल सेंड यू लिटिल लेटर, मे बी ठीक है बाय सर। मंथ एंड जस्ट पंच अ व्हाट्सएप टू मी कि वेटरनरी का लेटेस्ट बुकलेट भेज दो, आई विल सेंड यू दैट। ठीक है And सर। in the meantime, Tarang, if you can just punch a WhatsApp to me on Yes. my personal number, I'll share with you my personal mobile number. मैंने chat में डाल दिया है sir. You can pick it up. This is my personal mobile number. You can feed it. Just send me a WhatsApp saying I'm Tarang Gautam. Please send me my brain map report. So I'll finish this report by the end of the day. I'll send it to you. Yes, sir. राइट सर। Right, sir? Right. Thank Yes, you sir. very much, sir, for your valuable Thank time. you. And My we pleasure, hope. sir. Indeed. Thank you so much. Thank And you. Thank you very much, sir. God bless you. Don't worry. In between also, कहीं पे भी आप अटक जाते हो, कोई confusion आ Yeah, जाता yeah. है, We'll feel free definitely and call upon speak you, to me, sir. sir. No worries. Please, sir. Sure, sir.